सबसे पहले तो मैं किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की जो 122वीं जन्म जयंती है उस अवसर पर सभी किसान भाइयों को, आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं और चौधरी साहब को नमन करता हूं। बहुत सारी बातें कही गई। जो सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान हैं उनका योगदान कृषि में क्या रहा है, इस बात पर बोलने के लिए मुझे कहा गया है। तो अगर हम जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान शिक्षा और प्रसार प्रणाली है इसको देखें तो ICAR के करीब 113 शोध संस्थान हैं देश में, 75 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और इसके साथ साथ निजी क्षेत्र के संस्थान वो भी राष्ट्रीय शोध प्रणाली का हिस्सा हैं। उसमें हमारा फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया है जिसके प्रेसिडेंट मिस्टर राणा हैं यहाँ पर, और इसके अलावा नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। सभी लोग साथ मिल कर के काम कर रहे हैं और पिछले 10 वर्षों के अंदर 2014 से लेकर 2024 तक अगर हम देखें तो कुल इस प्रणाली के द्वारा 2900 किस्में नई विकसित की गई हैं अलग अलग फसलों की, जिसमें कि 2661 किस्में जो हैं वो क्लाइमेट रेजिलिएंट किस्में हैं, जो जलवायु की जो परिवर्तन हो रहा है और जिसमें जैविक अजैविक कारक हैं उनके प्रति सहनशील क्षमता है। इसके अलावा 152 किस्में हैं जो कि जैव संवर्धित हैं। इसमें जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो सामान्य किस्मों की तुलना में 3 गुनी 4 गुना ज़्यादा है, जिससे न्यूट्रिशन की समस्या का समाधान होगा। और इन किस्मों के प्रयोग विकास में जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें खासकर मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग उसका प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से तेज़ी से किस्में विकसित हो पाई हैं। अब हम अगर देखें हमारे देश में कुल अन्न का उत्पादन 330 मिलियन 333 मिलियन टन के आसपास है और इसमें अगर भागीदारी देखें तो चावल की भागीदारी 133 मिलियन टन की है, गेहूं की भागीदारी 110 मिलियन टन की है, करीब 250 मिलियन टन से ज़्यादा धान और गेहूं ये 2 फसलों का योगदान इसमें है। और इसमें 100% योगदान इन 2 फसलों में जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का है। सिर्फ संकर चावल उसकी खेती मुश्किल से 3.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में होती है, 6% का योगदान है। अदरवाइज ये सारा योगदान जो है सरकारी क्षेत्र के संस्थानों का है। हमें यहाँ पर यह कहना है कि निजी क्षेत्र के जो संस्थान हैं उन्हें जो खाद्यान्न सुरक्षा देने वाली फसलें हैं, धान है, गेहूं है, दलहन है, तिलहन है, इसमें भी शोध के ऊपर प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम निजी क्षेत्र के द्वारा होता है। निजी क्षेत्र की का मुख्य केंद्र बिंदु वो फसलें हैं जहाँ पर कि संकर किस्मों का विकास, अधिक उत्पादन वाले क्षेत्र जहाँ से अधिक पैसा मिल सकता है उनको, तो इन क्षेत्रों में भी उनको काम करने की आवश्यकता है। ये मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा। लेकिन उसमें कुछ समस्याएं भी हैं। निजी क्षेत्र में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है, जितनी स्वयं परागित फसलें हैं उसमें नई किस्में विकसित करेंगे, उच्च टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे, तो उनका जब तक हम प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी है, एक्ट है, उसके तहत किसानों को अधिकार दिया गया है कि अपने द्वारा जो बीज आप बचाते हैं उसका अगले फसल के प्रयोग के लिए बीज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उस अधिकार को सुरक्षित रखते हुए अगर हम निजी क्षेत्र के लोगों की जो IP है उसको प्रोटेक्ट कर सकें तो निश्चित रूप से निवेश दलहन तिलहन में और धान गेहूं में आएगा। कृषि में शोध के ऊपर, निवेश के ऊपर सिराज साहब ने बात की और मैं जब निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का चयनित हुआ था तो हमारे बोर्ड में सिराज साहब थे और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप देखें इस बार जो है 23-24 में 267 लाख करोड़ रुपए का ग्रास वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो GDP रहा है टोटल देश का, उसमें कृषि का योगदान 47 लाख करोड़ का था। जितने विकसित देश हैं, जो हमारा लक्ष्य है 2047 तक बनने का, वो अपने कृषि के योगदान का कम से कम 1 से लेकर के 3% कृषि शोध और शिक्षा के ऊपर लगाते हैं। अगर 47 लाख करोड़ का 1% हम करें तो 47,000 करोड़ बनता है। ICAR डेयर का जो बजट है वो 9,000 करोड़ का है। तो अभी हम जो है 1% तो छोड़ दीजिए, हम 0.5% से भी नीचे निवेश कृषि शोध और शिक्षा में कर रहे हैं। इसमें हमको बढ़ाने की बहुत ज़रूरी है। और जो पिछले वर्ष की तुलना में एलोकेशन में वृद्धि हुई 0.5% की थी, जबकि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 5.5% का है। तो शोध में भी जो है तमाम चीज़ों हम खरीदते हैं, उसमें जो इन्फ्लेशन होता है उसकी वैल्यू में उसको भी हम कवर नहीं कर पाते हैं उसमें। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसमें निवेश बढ़ाने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। सरकार की जो प्राथमिकताएं रही हैं उसमें नई किस्मों के विकास के ऊपर, क्लाइमेट रेजिलिएंट किस्मों के विकास के ऊपर और साथ ही साथ जैविक खेती के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है।
1 करोड़ किसानों को जैविक खेती के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। एक बात इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि जो किसान रासायनिक खेती कर रहे हैं उनको यूरिया के ऊपर सब्सिडी मिलती है, डाई अमोनियम फास्फेट के ऊपर सब्सिडी मिलती है और पोटाश के ऊपर सब्सिडी मिलती है। तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 5,000 रुपये एकड़ की सब्सिडी रासायनिक खेती करने वाले किसान को मिलती है। उसका उत्पादन भी ज़्यादा होता है। और जो किसान जैविक खेती करता है उसको ये सब्सिडी नहीं मिलती, क्योंकि वो फर्टिलाइजर का प्रयोग करता नहीं है। उसको 2,000 रुपये जीवामृत, बीजामृत, घनामृत के लिए दिया जाता है, उससे कुछ नहीं होता है। तो सवाल यह है कि जिन किसानों को हम प्रेरित जैविक खेती के लिए कर रहे हैं उनको हम किस प्रकार से प्रोत्साहित करें और उनको किस तरह से हम और सपोर्ट करें। और जैविक खेती के लिए जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं वो एक इसका महत्वपूर्ण अंग बनना बहुत ज़रूरी है। शोध के द्वारा ये सिद्ध किया गया है पिछले 30 वर्षों की शोध से कि बायो फर्टिलाइजर के द्वारा कम से कम 25 से 30% न्यूट्रिएंट की आपूर्ति होती है। हमारा एक प्रस्ताव है, मैंने पहले भी कई बार रखा है मंत्री जी के सामने, कि बायो फर्टिलाइजर में जो सबसे जैविक खादों में सबसे समस्या आती है उनके उत्पादन की, उनके संग्रहण की, और अंत्योदय जो अंतिम सीढ़ी पे किसान है उसके तक पहुंचाने की क्वालिटी खराब हो जाती है। और ज़्यादातर बायो फर्टिलाइजर का उत्पादन अनस्क्रूपलस लोगों के हाथों में है जो गुणवत्ता नहीं दे पाते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता है जितनी हमारी बड़ी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं, इफ्को है, क्रिप्को है, इन लोगों को, NFL है, इनको ये लक्ष्य दिया जाए कि आप जितना न्यूट्रिएंट का उत्पादन करते हैं उसका 25% बायो फर्टिलाइजर के द्वारा आप देंगे और बायो फर्टिलाइजर के डेवलपमेंट की पूरी श्रृंखला विकसित करके किसानों तक अच्छी गुणवत्ता युक्त बायो फर्टिलाइजर देंगे। उस पर शोध की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान हैं उनके द्वारा शोधित बहुत अच्छे बायो फर्टिलाइजर उपलब्ध हैं। कुछ नीतिगत बातें मैं करना चाहूँगा। बासमती की बात हो रही थी। इस बार किसानों को बहुत निराशा हुई, रेट उनको अच्छा नहीं मिला। शुरू में व्यापारी कहते रहे कि इसके ऊपर MEP लगा हुआ है, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है $950 का, जिसके चलते हम विश्व बाजार में अपना बासमती बेच नहीं पा रहे हैं, पाकिस्तान हमसे सस्ता बेच रहा है। सरकार ने उनकी मांग मानते हुए MEP को हटा दिया, 950 हटा दिया, कोई सीमा रेखा सरकार ने नहीं रखी। इसके बाद भी 3,000 रुपये, 2,800 रुपये कुंटल से धान की खरीद जो है शुरू हुई और कुछ किस्मों में 43, 44, 4500 तक गई। और किसान को पिछले साल की तुलना में ये शुरुआत ही जो है करीब 3500-3800 रुपये से हुई थी और 5,000-6500 रुपये तक गई थी। तो पिछले वर्ष की तुलना में इस साल बासमती किसानों को नुकसान हुआ है। मोटे धान की खेती जो किसान कर रहे हैं कई राज्यों में, उनको 800 रुपये प्रति कुंटल का अनुदान दिया गया। छत्तीसगढ़ में खरीद जो है MSP के ऊपर 800 रुपये, 3132 रुपये कुंटल की गई है। तो इस तरह की जो डिस्पैरिटी है राज्य सरकारों के द्वारा ये जो वहन करना चाहिए या जो आगे आना चाहिए वो शायद नहीं हो पा रहा है। उसमें भी हमारे समझ से आगे आकर के काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि समय का अभाव है तो मैं और बहुत ज़्यादा, एक नया क्षेत्र है डिजिटल एग्रीकल्चर का, स्मार्ट एग्रीकल्चर का। ये इसके लिए हमारे किसान भाइयों को तैयार होना पड़ेगा। शुरू में थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन आप ये अवधारणा बनाइए कि आपने 5 एकड़ में बासमती धान लगाया है, उसमें कहीं एक कोने में तेला लगा है और आमतौर पे तेला एक जगह से शुरुआत होती है फिर पूरे खेत में फैलता है। अगर द्रोण उड़ता है, द्रोण उड़ा करके आपको पता चल जाए कि यहीं पे तेला लगा हुआ है, फिर दोबारा जब द्रोण अपनी टंकी में दवा लेकर के उड़े और सिर्फ उसी जगह पे दवा का छिड़काव करके वापस आ जाए, पूरे खेत में दवा नहीं छिड़के, तो आपकी दवा की मात्रा 1 एकड़ में जो लगती है वो 1/10वां हिस्सा हो जाएगी। पूरे खेत में दवा नहीं छिड़केंगे तो रासायनिक दवाओं का अवशेष नहीं होगा, गुणवत्ता अच्छी होगी, उत्पादन बढ़ेगा और उस उत्पादित जो आपका उत्पाद है उसका अच्छा मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा। आपकी चावल की खेत निरस्त होकर के वापस नहीं आएगी। तो डिजिटल एग्रीकल्चर के लिए, स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड है। जब हम एक जगह बात करते हैं साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, और हम जब सॉइल हेल्थ कार्ड बनाते हैं तो उसकी यूनिट 4 हेक्टेयर की है। आमतौर पे हमारे किसान की जोत जो है 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ के हैं, तो 4 हेक्टेयर का सॉइल हेल्थ कार्ड हर किसान के लिए लागू नहीं हो सकता है। अब हम लोग डिजिटल मैपिंग के द्वारा सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि हर किसान को अपने खेत की सॉइल हेल्थ कार्ड जो है उसके पास उपलब्ध हो, तो उससे अपनी पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर खेत में खाद डाल सके। और अगर हम पूरे डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक लेवल का मैप बनाते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का,
कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे लो है, कहाँ पे मीडियम है, कहाँ पे हाई है। जहाँ पे हाई है वहाँ पे 25% रिकमेंडेड डोज देने की ज़रूरत है, जहाँ पे मीडियम है उसमें 100% देने की ज़रूरत है, जहाँ पे लो है वहाँ पे 25% रिकमेंडेड से और ज़्यादा देने की ज़रूरत है। तो हम जो फर्टिलाइज़र देते हैं अलग अलग ज़िलों में वितरण करते हैं, डीएपी की इस बार किल्लत रही, उसको हम अच्छी तरह से डाइवर्ट कर सकते हैं अगर सॉइल मैप बना करके उसके आधार पर हम वितरण की व्यवस्था को निर्धारित करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। एक रिजनरेटिव एग्रीकल्चर और कार्बन फार्मिंग का क्षेत्र है, उसमें भी किसान भाइयों को जुड़ने की आवश्यकता है। जब आप अपने खेत में ऐसी विधाओं का प्रयोग करेंगे जिससे वातावरण प्रदूषित नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन उसमें कम होगा, जैसे आप लेजर लेवलिंग करके खेत में खेती करें, ड्रिप इरिगेशन करें, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर करें, पराली को जलाएं नहीं। अगर 1 हेक्टेयर में आप धान की पराली नहीं जलाते हैं तो उससे 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आती है, वातावरण में जाती है, और उससे 1 कार्बन क्रेडिट आपको मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 कार्बन क्रेडिट का जो मूल्य है वो करीब $30-35 के आसपास है। 1 एकड़ हेक्टेयर में आप 10 कार्बन क्रेडिट कमा सकते हैं, करीब 30,000 रुपये पर हेक्टेयर आपको कार्बन क्रेडिट के माध्यम से मिल सकता है। इसमें बहुत सारी संस्थाएं जुड़ रही हैं, सरकार की तरफ से भी बहुत सारे पहल की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें काफ़ी अंतर अभी है और साथ बैठ करके इसको एक साथ लेकर के चलना है ताकि हम इस दिशा में आगे बढ़ सकें और कार्बन क्रेडिट के माध्यम से हम किसानों को लाभ दे सकें। धान की सीधी बिजाई के बारे में चर्चा की गई। राणा साहब राय इनकी कंपनी ने भी जो है हर्बिसाइड टॉलरेंट किस्में, संकर किस्में विकसित की हैं, और हम लोगों ने पूसा संस्थान से पूसा बासमती 1985, पूसा बासमती 1979 2 किस्में विकसित की हैं जो धान की सीधी बिजाई के लिए उपयुक्त हैं। धान की सीधी बिजाई में लागत कम होती है, श्रम की लागत कम होती है, 35% पानी कम लगता है, और इसके बाद 30% के आसपास ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी कम होता है। लेकिन इसको बहुत बड़े पैमाने पर किसान अपना नहीं रहे हैं। इसका मुख्य कारण धान की खेती में सीधी बिजाई में खरपतवार बहुत ज़्यादा आते थे। अब ये जो हर्बिसाइड टॉलरेंट किस्में आई हैं, इनसे खरपतवार का बहुत अच्छा नियंत्रण हो रहा है, और हरियाणा सरकार के द्वारा 4,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान भी दिया जा रहा है, जो किसान रुपाई छोड़ करके धान की सीधी बिजाई करते हैं। और सरकारों के द्वारा भी इस तरह के प्रोत्साहन की ज़रूरत है। धान की सीधी बिजाई अगर होगी, पूर्वी पश्चिमी उत्तर भारत में, पंजाब हरियाणा में अगर धान की खेती जारी रखनी है तो धान की सीधी बिजाई के ऊपर हमको जाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिस तरह से जल स्तर नीचे जा रहा है, हम धान की खेती रोपाई विधि से यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। 1 किलोग्राम चावल पैदा करने में 3,000 लीटर से 3,500 लीटर पानी लगता है। पानी हमको बचाना है, तभी हम अगली पीढ़ी को ज़मीन और जलवायु दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।